पूछा तो सिर्फ एक ही शब्द बोले, 6 बेसिक को अगर कोई फॉलो कर ले, निश्चित रूप से एक नए टीम को भी, एक नए लीडर को भी 6 बेसिक का फॉलो कराना है और खुद भी, तो टीम बहुत तेजी से सफलता की ओर जाएगी। अभी वो उनके टीम में विशाल बत्स सर ने कुछ नए लोगों को ज्वाइन करा है बनारस में, वो आके स्टार्टअप भी करा है। मतलब अभी मीटिंग था उनका आजमगढ़ मऊ में, और शुभम पीयूसी पे जाके उन नए लोगों को स्टार्टअप कराने के लिए वो पर्सनल काउंसलिंग मीटिंग लिए थे। और उसमें उन्होंने बताया था कि 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने पूछा सर कैसे काउंसलिंग किए, कैसे स्टार्टअप कराया जाए, तो बताए थे कि 3 कॉपी बनवाना, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 3 कॉपी बनवाना बेहद जरूरी है। फर्स्ट कॉपी में आप उनका, एक नए लोग जो आरसी में भी आए हैं उनके साथ क्या करना है। पहला बोले कि आप एक कॉपी बनवाइए जिसमें उनके टीम को लिखवा लीजिए। आप कितना इनकम चाहते हैं, कौन सी गाड़ी चाहते हैं, कैसा घर चाहते हैं, मैंने वो कैसा सिक्योरिटी, सारा चीज उसमें लिखवाइए, ड्रीम। और दूसरा कॉपी में उनका प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार कराइए। ठीक है, उनके मोबाइल अगर 500 नंबर है तो 50-100 नंबर लिखवाइए, 10-20 ही लिखवा दीजिए, शुरुआत वहीं से होगी। और तीसरा, उनके तीसरे कॉपी में 6 बेसिक को लिख के और एक्सप्लेन कर दीजिए, बोलिए बस यही 3 काम नए लोगों को करना है और जिनको आप ज्वाइन करें उनसे भी कराना है। तो बहुत अच्छा वो लगा सर के साथ। और उनकी जो लाइफ स्टाइल जो बता रहे थे कि अ, अभी कई कंट्री से घूम के आए, उनके पापा भी उनके साथ में थे, तो बहुत प्रेरणा मिली। और बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। थैंक यू। देखिए, ये जो कंटेंट लिए गए हैं ये मेरा कंटेंट नहीं है। आदरणीय बत्स सर का जो बुक है डायरेक्ट सेलिंग में विजेता कैसे बने, उन्हीं का कंटेंट है। उसी को थोड़ा हम समराइज करके कि क्यों आरसीएम, आरसीएम क्यों करें, आरसीएम ही क्यों करें। तो जो पहला पॉइंट है इसमें कि यह एक जोखिम रहित व्यापार है। बाकी आप कोई भी व्यापार हम जब देखते हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से हम समझें कि अगर 5 लाख रुपया प्रति माह कमाना हो किसी व्यापार में, तो कम से कम 5 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा उस व्यापार में। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल भी कर रहा हूँ, जॉब में भी रहा हूँ और आरसीएम भी कर रहा हूँ। तो एक 5 लाख कमाने के लिए 5 करोड़ का उसमें पूंजी लगाना होगा। 5 करोड़ पूंजी लगाने के बाद 10 में से 8, इकोनॉमिक्स टाइम्स का रिपोर्ट है कि 10 में से 8 जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो लॉस में चली जाती है, दिवालिया हो जाती है। आज के 20 साल, 25 साल या 40 साल पहले जो कंपनी निफ्टी 50 में था, उसमें से 80% बाहर हो चुका है। आज के 25 साल, 30 साल पहले जो कंपनियां थी, तो उसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए किसी को यदि 5 करोड़ लगा के एक व्यापार खोलना हो, एक कंपनी लगानी हो, जो भी 5 लाख कमाने के लिए, तो क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा। भाई 5 करोड़ तो अपने जेब में है नहीं, बैंक से लोन लेगा, जमीन बेचेगा, ससुराल से उधार लेगा, पड़ोसी से उधार लेगा, और इस तरह से वो काफी कर्ज लेके कुछ अपना भी लगा देगा। और किया, मान लीजिए 5 साल वो बिजनेस, क्योंकि एक बड़ा व्यापार को ब्रेक इवन तोड़ने में ही 3 से 4 साल लगता है। मान लीजिए उसके बाद अगर ठीक है, ठीक ठाक इनकम आई, तो मानते हैं कि 5 लाख महीना आएगा। 10 में से 8 व्यापार, दो ही चांस रहता है। अगर अब ये लॉस हो गया, मान लीजिए व्यापार डूब गई, किसी कारण से कंपटीशन में फंस गया, प्रतिस्पर्धा में, बहुत सारी उसमें रीजन होते हैं, तो क्या होगा कि अब बैंक का नोटिस आएगा, घर उनका नीलाम होगा, उसके बाद दोस्त मांगने आएंगे, फिर जो बीवी के गहने लगा के वो किए थे सब, मतलब सब लूट जाएगा और डिप्रेशन में चले जाएंगे। और कहीं कहीं तो वो सुसाइड भी करते हैं, या डिप्रेशन में, गहरी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसका 5 करोड़ डूबा। लेकिन एक आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी 5 लाख बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 50 लाख 1 करोड़ तक गया है। तो मान लीजिए यहाँ भी कोई 5 साल सिस्टम को फॉलो करते हैं, 6 बेसिक को फॉलो करते हुए काम किए और 5 साल तक किए, वहां भी, यहाँ भी दो संभावना है। मैंने 1% संभावना फेल होने का भी यहाँ भी है, अगर सिस्टम को कोई फॉलो ना करे। सिस्टम को अगर फॉलो किया और इसमें स्टार भी बने, 5 लाख कमाएंगे। तो दोनों में ट्रेडिशनल और इसमें अंतर क्या रहा? अगर आरसीएम में फेल हुए, तो अगर आरसीएम में फेल हुए तो पहले जैसा, और इसमें अगर सफल हुए तो पैसा पैसा। इसमें सफल हुए तो पैसा पैसा, फेल हुए तो पहले जैसा। लेकिन जो बाहर की दुनिया में अगर फेल हुए तो डिप्रेशन, टेंशन, घर नीलामी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये इसलिए कहा गया कि जोखिम रहित व्यापार है, और इसको करने में कहीं से कोई नुकसान नहीं है। सेकेंड रीजन क्यों करें,
एक संपूर्णता इस बिजनेस में, एक टोटलिटी में देखा जाए तो एक मानव की अभिलाषा क्या होता है। एक मंजिल की ओर एक कैसेट है स्वर्गीय सतीश पंडित जी, उसमें बोले कि एक मानव की तीन अभिलाषा होती है, मूलभूत अभिलाषा होती है। एक पहला होता है पैसा कमाना, दूसरा होता है नाम कमाना, और तीसरा होता है किसी को मदद करना, हेल्प करना। एक कहानी के माध्यम से हम इसको जानेंगे। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, वो ये जब राष्ट्रपति के दौरान की घटना है, जब वो राष्ट्रपति थे, अमेरिका गए और केंटुकी एक राज्य है, वहां एक पत्रकार ने पूछा कि आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब मिली। तो सोचने लगे, सोचते सोचते वो बोले कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी एक ऐसा इवेंट था, जो मैं एक प्रोग्राम में गया था जहां पल्स से पीड़ित बच्चे थे, उनका स्कूल था। उस इवेंट में मैंने गया और जब उन बच्चों को देखा तो उसके जो लेग थे वो चल नहीं पा रहे थे बच्चे, और प्रोस्थेटिक लेग, आर्टिफिशियल लेग लोहे का लगाया गया था जिसका 4-4 किलो वजन, दोनों पैर मिला के 8 किलो वजन था। बच्चे चल नहीं पा रहे थे, मुश्किल से चल पा रहे थे। मुझे ये देख के बहुत ही अपने अंदर ग्लानि महसूस हुई, और मैंने क्या किया, नहीं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। वो लौटे और साइंटिस्ट की टीम को बुलाए और बोले कि देखिए इस एक प्रोजेक्ट पे काम करना है ताकि इस बच्चों का जो इस तरह का प्रोस्थेटिक लेग है, और इसको हम हल्का कर सकें, ये आर्टिफिशियल लेग को बहुत हल्का से कर सकें। तो साइंटिस्ट ने उसको विचार दिया और उस पर खोजा कि जैसे मिसाइल के सबसे आगे जो नुकीला पार्ट होता है वो कार्बनिक कंपाउंड का बना होता है, जो बेहद हल्का होता है, बेहद टिकाऊ होता है। और सजेस्ट किया, फिर इन्होंने वो लेग बनाया जो बेहद टिकाऊ था, बहुत हल्का, केवल उसका वजन 400 ग्राम था। फिर उस संस्था में जाके उसको डोनेट किए। और जब बच्चे वो 400 ग्राम का वो आर्टिफिशियल लेग पहने तो उछलने लगे, कूदने लगे, फुटबॉल खेलने लगे। ये जो बोले, उस दिन का जो मेरा खुशी था, न तो पृथ्वी मिसाइल बनाने में, न नाग मिसाइल, न त्रिशूल मिसाइल, न तो राष्ट्रपति बनने में, न तो पोखरण परीक्षण, एटम परीक्षण करने में। और जब ये खुशी होता है जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी की जिंदगी में सुधार लाते हैं। और आरसीएम में भी एक मानव की अभिलाषा होती है, पैसा कमाना, नाम कमाना और दूसरों को हेल्प करना। आप देखा जाए तो यहाँ तीनों एक साथ मिलता है, एक साथ फ्रेंड्स भी मिलता है, एक हमारा सर्किल मिलता है, एक स्टेज मिलता है, बोलने का अवसर मिलता है। आज आदरणीय डॉक्टर एसपी वर्मा सर पूरे इंडिया में सेमिनार हल्का मचाए हुए हैं, मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में भी गए, आज मोस्ट डिमांडिंग लीडर बने हैं। तो पैसा तो बात की चीज है, ये जो खुशी है, सर बता रहे थे कि लोग सेल्फी लेते हैं, फूलों की बारिश करते हैं, ये एक अद्भुत प्रसंग है। और यहाँ आरसीएम में एक साथ मिलता है। बाहर की दुनिया में या तो पैसे कमा लीजिए, या तो नाम कमा लीजिए, या तो दूसरों को हेल्प कीजिए, तीनों एक साथ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ एक साथ मिलता है, संपूर्णता, टोटलिटी। तीसरा है, आरसीएम एक ईश्वरीय वरदान है प्यारे साथियों। आरसीएम एक ईश्वरीय वरदान कैसे है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर आप कोई भी जॉब करें, एक मान लीजिए मैं बैंक में अधिकारी था, बहुत टफ कंपटीशन दिया था, ये 91 की घटना था, 93 में ज्वाइन किया। पूरे इंडिया से लाखों बच्चे अपियर हुए, केवल 450 के आसपास सेलेक्ट हुए थे। और उसमें कितना इंटेलिजेंसी देखी जाती है, किसी प्राइवेट जॉब में स्मार्टनेस देखी जाती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, एज देखा जाता है, कास्ट देखा जाता है, बहुत सारी चीजें, ये रिजर्वेशन और बहुत सारा चीज देख के जॉब मिलती है। लेकिन देखिए आरसीएम में क्या है, न तो कोई कास्ट, न तो कोई क्रीड, न तो कोई स्टेट, न तो कोई एज, न तो कोई गोरा है, काला है, न तो इंटेलिजेंट है या मंदबुद्धि है, ये तो अच्छा बोलना आता है, अच्छा बोलना नहीं आता है, गरीब है, अमीर है, कुछ नहीं है। और ईश्वर भी तो क्या करते हैं, आम लोगों में कोई भेदभाव है क्या? ईश्वर, ईश्वर तो सबके सबको समान दृष्टि से देखते हैं, और आरसीएम भी समान दृष्टि से सबको देखता है। इसलिए आरसीएम एक गॉड प्लान है, आरसीएम एक ईश्वरीय वरदान है। अगला देखेंगे कि क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें जो अभी बात हो रही है कि आरसीएम, वाई आरसीएम, आरसीएम क्यों करें। तो तीसरा है अतिरिक्त धन से निष्क्रिय इनकम की ओर। क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, जब कार में एक स्टेपनी लगाते हैं तो अपनी जिंदगी का क्या सेकंड इनकम क्रिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो भी काम करने के साथ साथ एक हम एक्स्ट्रा इनकम यहाँ क्रिएट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा इनकम धीरे धीरे पैसिव इनकम की ओर प्यारे साथियों चला जाता है, निष्क्रिय इनकम के साथ। निष्क्रिय इनकम वो इनकम होता है जो काम के साथ भी आती है और काम के बाद भी आती है। अभी उसका 4 मिनट का आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे। अगला है कि सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला उद्योग, आदरणीय वर्मा सर घर चले जाइए, पूरा भर मेडल और शील्ड से भरा हुआ है। और मेरे पास भी बहुत सारे शील्ड मेडल हैं, आदरणीय डी सर जो भी सीनियर लीडर हैं। तो ये सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला उद्योग है, और किसी भी उद्योग में, किसी भी बिजनेस में इतना सम्मान नहीं दी जाती है जितना आरसीएम में दी जाती है।
और एक मानव की अभिलाषा होती है। प्रेमचंद जी बोले हैं कि एक मानव की अभिलाषा, जो सबसे बड़ी अभिलाषा होता है, पहला माने भोजन के बाद जो होता है, पहला होता है सम्मान। सेकंड जो अभिलाषा है सम्मान। सम्मान की भूख एक भोजन की भूख से भी ज्यादा होती है। और यहाँ सम्मान, यहाँ छोटे को भी जी करके कह के बुलाते हैं, सर कह के, बड़े को भी सम्मान दी जाती है, पैर छुई जाती है, क्लैपिंग होता है, माल्यार्पण होता है, सेल्फी होता है, क्लैपिंग, माने एक अद्भुत ये सम्मान देने वाला बिजनेस है। तो अगला क्या है कि आजीवन व्यक्तित्व विकास, ये पॉइंट हमको बहुत अच्छा। मैं जब आरसी में ज्वाइन किया, हालांकि उससे पहले मैंने कई किताबें पढ़ा था, बड़ी सोच की वजह, बड़ी जादू, या सोचिए और अमीर बनिए, रिच डैड पुअर, बहुत सारी जो आरसी में रिकमेंड की जाती है। तो पहला मीटिंग में आदरणीय ज्ञान सर आए, उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। वो आए और वीकली मीटिंग के लिए, और बोले कि डायरेक्टर सर, कुछ किताब इसमें खरीदना पड़ेगा, ये सब किताबें, लोक व्यवहार और सोचियो अमीर बनिए, बड़ी सोची बड़ी जादू। तो मैंने कहा ये सब मेरे पास पहले से ही है, और मैंने 8-10 किताब लाके जब दिखाया, जीत आपकी, और सोचियो और अमीर बनिए, बड़ी सोच की बड़ी जादू, लोक व्यवहार, तो वो आश्चर्यचकित हुए, तो आरसी में रिकमेंड करते हैं। तो उसके बाद मैंने 40 किताब का ऑर्डर दिया, 40 किताब का ऑर्डर दिया, एक साथ मंगाया, फिर सब किताब को पढ़ा। तो ये क्या है कि बाहर की, मैं स्टेट बैंक में था, तो कोई वहाँ ऐसा नहीं था पढ़ाई का माहौल, ठीक है, कंपटीशन के टाइम में कुछ सेलेक्टेड किताब उसके पढ़ते थे। और लेकिन यहाँ क्या है कि हमेशा एक अच्छी अच्छी बुक, आदरणीय वर्मा सर देखिए अभी सांसों का रहस्य, उसका पीडीएफ मुझे खरीदने के लिए बोले, पढ़ने के लिए। फिर एक योगी की आत्मकथा, मतलब इस तरह अद्भुत लाइफ बदलने वाली। अभी मैं पढ़ रहा हूँ सबकॉन्शियस, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो जोसेफ मर्सी का, तो अद्भुत किताब है। तो इसमें आजीवन व्यक्तित्व विकास करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो सीखते रहते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जहाज से वो इंग्लैंड जा रहे थे, और उस जहाज में एक व्यक्ति थे, जो चाइनीज व्यक्ति थे, 80 साल के बूढ़े थे, और नहीं सॉरी, एक व्यक्ति था जो चाइनीज भाषा सीख रहा था, और 80 साल उम्र था। तो स्वामी विवेकानंद पूछे कि 80 साल की उम्र में आप ये पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, आप तो आप बूढ़े हो चुके हैं। बोले नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, सीखने वाले कभी बूढ़े नहीं होते, सीखने वाले हमेशा बच्चे रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं, जो नहीं सीखते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। एक 20 साल का लड़का भी अगर सीखना बंद कर दिया तो बूढ़े के बराबर है। यहाँ आजीवन व्यक्तित्व विकास का एक मौका मिलता है प्यारे साथियों। अगला है कि देश के विकास में सहायक होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हालांकि इस टैग को अब बदल दिया गया है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ विथ मोरल वैल्यूज, अब नया एक टैगलाइन आरसीएम का आया है। तो ये देश के विकास में कंप्लीट सहायक है। आप देखिए, यहाँ जो भी हम खरीदारी करते हैं, बिल्कुल व्हाइट मनी, एकदम पक्का बिल, जीएसटी पेड, और जो भी हम लोग को इनकम आ रही है, वो इनकम में इनकम टैक्स पेड होता है। और सारा सारा पैसा, अभी राजस्थान का भी निकला था कि टॉप 10 टैक्स पेयर में आदरणीय टीसी सर का भी नाम था, या शायद ऊपर ही था, एग्जैक्ट हम याद नहीं कर पा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो ये होता है। दूसरा, देश के विकास में अभी सबसे बड़ा बाधक क्या है कि आज पॉलिटिकल जितनी पार्टी है, मैक्सिमम पार्टी, वो समाज को बांटने पे लगे हुए हैं। किस तरह हम समाज में जहर फैलाएं, कास्ट पे, क्रीड पे, स्टेट पे, समुदाय पे, धर्म पे, राज्य पे, और इस तरह। लेकिन क्या आप बताइए कि हमारे अगर कोई मराठा भाई आरसीएम में है, तो कितना प्यार से लेते हैं। अगर कोई महाराष्ट्र के हैं और बिहार के कोई ज्वाइन किए हैं, तो उनको गले लगाते हैं। एक कोई हिंदू मुस्लिम को गले लगाते हैं। एक किसी यहाँ जाति का विभेद नहीं है, न तो यहाँ धर्म का विभेद, न राज्य का विभेद। तो भारत को एकीकृत, इंटीग्रेटेड इंडिया का एक बहुत बड़ा मिशन है प्यारे साथियों। आप जब भी चुनाव हो, देखिए कितने गंदे गंदे स्टेटमेंट आते हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब इस तरह बांटने की कोशिश होती है, कभी अगड़े पिछड़े, कभी कुछ हो ना, समाज को बांटने को। लेकिन यहाँ क्या है, देश के विकास में कंप्लीट एक पैकेज है। अगर आरसीएम में अगर हम योगदान दें, पैसा नहीं भी मिले, तो एक संतुष्टि होगी कि देश के लिए हम कर रहे हैं, सामाजिक एकीकरण के लिए कर रहे हैं, और यहाँ लोगों को कमाने की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो देश के विकास में कंप्लीट सहायक है। अगला क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यवसाय है। और प्यारे साथियों, सब लोग जानते हैं कि अभी शुभ्रा जैन, जो रत्नेश जैन की वाइफ है, पिछले जो मई की इनकम मार्च की उसमें आया था, 13,32,000 आया था, जबकि उनको मरे हुए लगभग अब 1 साल होने जा रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यवसाय है, और पारिवारिक सुरक्षा। और लेकिन इस सब के लिए क्या होनी चाहिए, देखिए क्या होता है प्यारे साथियों, जब सपने बड़े होते हैं, समस्याएं भी बड़ी होती है, और समस्याएं बड़ी होती है, इसका मतलब सफलता भी बड़ी होती है। स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि जिंदगी में जितनी बड़ी संघर्ष, उतनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी सफलता प्यारे साथियों। अब देखिए, एक नजर डालें हम इन लोगों पे।
अब आदरणीय मोदी जी चाय वाले थे, और एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बांटा करते थे, सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल थे, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉचमैन थे, और अक्षय कुमार वेटर का काम होटल में किया करते, रियल स्टोरी है। और एम एस धोनी टिकट कलेक्टर थे, और ये ट्रेन में टिकट वसूला करते थे, टिकट देखा करते थे। धीरू अमर गैस स्टेशन में काम करते थे। रजनीकांत बस कंडक्टर थे। लेकिन ये थे, और अभी भी बहुत सारे लोग चाय वाले हैं, न्यूज पेपर बांटते हैं, वो 10वीं फेल भी करते हैं, वॉचमैन भी, वेटर भी, टिकट भी। लेकिन ये थे, हम कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या आगे प्रगति करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण थे। ये इन्होंने अपने को वही नहीं रखा है, और कहा गया है कि जो जीवन में संतुष्ट हो गया उसका डेथ हो गया। और जैसे आदरणीय डी सर बोलते हैं, क्लैपिंग होनी चाहिए, वो बोलते हैं कि संतोषम परम दुखम। बाहर की दुनिया में लोग कहते हैं संतोषम परम सुखम, ये लोग भी संतोष कर लेते तो आज इतने लीडर कैसे मिलते, इतने अच्छे क्रिकेटर कैसे मिलते, इतने अच्छे साइंटिस्ट। और अगर वो भी संतोष न्यूज़पेपर बेट बांटने में कर लिया होते। हम सब लोग बोलते हैं कि संतोषम परम सुखम, आप बताइए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉचमैन थे, वही संतोष कर लिए होते, इतने अच्छे एक्टर कैसे आते। अक्षय कुमार वेटर अगर वही वेटर का काम किया करते, इतने अच्छे एक्टर कैसे आते। इतने आज देखिए धीरू वर्मा पेट्रोल पंप पे काम करते और वो भी संतोष हो गए होते, तो आज इतनी बड़ी देश की प्रगति कैसे होता। आज इतना बड़ा एम्पायर उनके मुकेश अंबानी ने एम्पायर, और धीरू अंबानी के बाद मुकेश अंबानी एम्पायर खड़ा किए। तो कहीं ना कहीं संतोष करना प्यारे साथियों, ये सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। और कहा गया, आदरणीय ज्ञान सर बोलते हैं, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ व्यक्ति, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ व्यक्ति मृतक के समान होता है प्यारे साथियों। बस जिंदगी में अगर एक मौका मिला है में आरसीएम में, तो इस मौका को सच करने की एक ललक होनी चाहिए। देखिए एक वीडियो अभी आदरणीय वर्मा सर भेजे थे, इस वीडियो को मैं, आदरणीय रवि सर का वीडियो है। इनके पिताजी ओपी शर्मा सर आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, और लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके वो जिंदगी में वो भी बचपन में पूरी कचौड़ी बेचा करते थे और साइकिल का पंक्चर बनाया करते थे, लेकिन जिंदगी में बड़ा करना, बड़ा 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 करना है। और इसी सोच के कारण वो आईएएस बने। और फिर आईएएस के बाद भी जब घर में आते थे, गुमसुम बैठा करते थे, टीवी नहीं देखते थे। वाइफ पूछती थी आप ऐसा क्यों करते हैं, इतनी अच्छी जॉब, इतना नौकर चाकर कार, लेकिन फिर भी बहुत उदास बैठे रहते हैं। बोले कि नहीं, उस समय उनकी आईएएस की सैलरी थी 25,000। मुझे बोले कि 25,000 मैं कमा सकता हूँ तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ जीवन से। और वो आरसीएम को उनकी जिंदगी में आया, और इसको बहुत ही शिद्दत के साथ नौकरी के साथ करना शुरू किए। और जब भी लोग पूछते थे कि आप क्यों करते हैं आरसीएम, तो बोलते थे मैं देश के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ, और एक आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। आज मेरा एक ही बेटा रवि है, कल को मेरे को कुछ हो जाए तो रवि किसी का आगे हाथ फैला गया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और यही हुआ। अब 4 मिनट का दिल थाम के वीडियो। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है। 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास में रूबी होता हूँ, और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ, और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ, और नेक्स्ट डे शाम तक आते आते मैं स्टार सफायर हो जाता हूँ। ये मेरे 1 या 2 दिन का बिजनेस है। अभी पूरा महीना बाकी है, पूरा महीना अभी काम करना बाकी है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप लेके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र बस्ती जो डायमंड है, और मेरी दूसरी तरफ है विजेंद्र सिंह राठौड़ जो डायमंड है। आरसीएम में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूं साहब। इनकम अलग है। कितना जीएसटी भरता हूँ, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूँ, जीएसटी बता रहा हूँ। हिसाब लगाते रहना, राइट। अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। क्या खरीदूंगा? जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है।
मेरी कोई भी कार, अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी, जो BM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है। अगर मैं हम जाते एक्सयूवी के अंदर, ज्यादा महंगी नहीं है। तो ये 4 मिनट ज्यादा हो जाएगा, तो ये वीडियो है ग्रुप पे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब एक चीज में अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। ये इस किताब से मैंने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। तो भारत डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे आदर्श देश है, आइडियल। अभी तक हम जाने कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। अभी देखिए, अब रवि सर 6 लाख जीएसटी भरते हैं, और कहा गया कि आरसीएम शुरू में चलता नहीं, बाद में रुकता नहीं। शुरू में क्या ऐसा होता था, शुरू में जब शुरू किए थे तो बहुत संघर्ष था, लेकिन इनकम बहुत कम थी। आज कोई संघर्ष नहीं, लेकिन इनकम उनके बेटे को बहुत ज्यादा है। एवरेज 50 लाख की इनकम पे है, तभी तो 6 लाख को जीएसटी पे कर रहे हैं। तो लेकिन अब देखिए भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, सबसे आदर्श आइडियल कंट्री क्यों है, इसके बारे में जब देखेंगे तो पहला रीजन क्या है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ लगभग 142 करोड़ जनसंख्या है प्यारे साथियों। और अभी तो 10 करोड़ 8 करोड़ तो ट्रेन में पूरे यात्रा करते हैं, उनको जनसंख्या में काउंट ही नहीं की जाती। लगभग 150 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है। और डायरेक्ट सेलिंग का कच्चा माल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, इसका संसाधन क्या है, तो लोग। और अभी एक आर्टिकल कहीं देख रहे थे कि उसमें दिया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी नौकरी ले लेगी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बचा रहेगा, अक्षुण्य रहेगा डायरेक्ट सेलिंग। और तो इसमें 142 करोड़ जनसंख्या है। आप इसराइल की जनसंख्या केवल 90 लाख 1 करोड़ होगा। और सोचिए, एक बनारस की जनसंख्या लगभग 50 लाख से ऊपर है। तो बाहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, एक अपनी एक शहर और बाहर एक कंट्री के बराबर है। पूरे यूरोप में कोई अगर बिजनेस करे, जितना दौड़ना पड़ेगा वो पूरे इंडिया में केवल यूपी का जनसंख्या है। पूरे अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ है, और यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है। तो सोच के देखिए, अमेरिका भारत से 7 गुना। अगर अमेरिका में बिजनेस करना हो तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, और यहाँ पूरा यूपी ट्रेवल करके कोई बिजनेस कर ले तो अमेरिका से ज्यादा बिजनेस कर लेगा। तो प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ा मौका है हम लोग का। दूसरा है, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और आंकड़े के अनुसार हम सन 2050 तक युवा बने रहेंगे। देखिए, आप चाइना में चले जाइए, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं। जापान में बहुत बूढ़े लोग हैं, उनका जो एवरेज एज है बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया में यंगस्टर अभी बहुत हैं, और एक यंगस्टर के सपने बड़े होते हैं। उनके पास ड्रीम बहुत बड़ा होता है, उनके पास क्यूरियोसिटी होता है, उनके कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके पास जोश होता है, ताकत होता है। उनके पास बहुत बड़ी एक जिंदगी, बहुत बड़ा करने का एक जज्बा होता है प्यारे साथियों। और डायरेक्ट सेलिंग में यही क्या चाहिए, जोश चाहिए, जज्बा चाहिए, सपना चाहिए, कैरियर चाहिए, और क्या है। यही तो आएंगे युवा वर्ग, जो नौकरी नहीं मिलेगा आने वाले समय, ये कैरियर बनाएंगे, और शुरू हो चुका है। सलोनी यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, 11 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो चुकी है। ये तो मौका है ना हम लोगों के लिए, कि युवाओं का देश है। और सबसे बड़ी बात क्या है, भारत में लगभग 54% बेरोजगारी है। आप अमेरिका में चले जाइए, 32 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन वहाँ रोजगार का दर 71% है, और बेरोजगारी दर केवल 29% है। वहां भी बेरोजगारी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दर बहुत ही कम है। लेकिन भारत में सोचिए, 150 करोड़ में अगर 54% बेरोजगारी दर हो, इसका निकाल लीजिए। तो यहाँ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्ध एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। 8,000 10,000 में लोग काम करते हैं, तो ये 10 से 12 घंटा वो काम करते हैं। तो ये मौका है, जब लोगों को जाके इस मौके को अच्छे से अगर बताया जाए, पूरा कॉन्फिडेंटली अगर बताया जाए, उत्साह से बताया जाए, तो निश्चित लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, काम भी करते हैं लोग। तो ये बेरोजगारी है, लोग आने वाले समय में कैरियर होंगे। और आप जितने साथी हमारे बैठे हैं, मेरा पूरा दावा है कि आपका एक ऑफिस होगा और बाहर भीड़ लगी होगी, इंटरव्यू लेके आप आरसीएम ज्वाइन कराएंगे। आने वाला दौर है आरसीएम का। अगला क्या है, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सामाजिक रिश्ते निभाए जाते हैं। इसका भविष्य क्यों है कि एक आप कोई फंक्शन करिए, शादी हो, जनेऊ हो, मुड़न हो, उपनयन हो, कोई भी, तो हजारों लोग आ जाते हैं। जबकि विदेश में ऐसा नहीं, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं। वहाँ रिश्ता बहुत ही कमजोर होते हैं, पड़ोसी से पड़ोसी का रिश्ता नहीं। 18 साल का बेटा होता है अमेरिका में, उसको घर से बाहर कर देता है कि तुम अपना घर बनाओ, जहां रहना है रहो, अब इस घर में तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ सबसे ज्यादा सोशल बॉन्डिंग का है, और नेटवर्क मार्केटिंग का है। आरसीएम का है, सोशल बॉन्डिंग का एक बहुत बड़ा मौका है। और एक जो सबसे बड़ा डाटा मैं बताऊं कि WFDA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जो पिछले 3 साल का CAGR का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 15.7% है, जो दुनिया की टॉप 11 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे ज्यादा है। मैंने भारत अभी 11वें नंबर पे है। आप जब ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जब सेकंड पे चाइना है, कोरिया है, जापान है, बहुत सारी डेवलप कंट्री है, तो भारत 11वां पे आ चुका है। जबकि 1997 में भारत 122वें नंबर पे था, ग्रोथ करते 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 11वें नंबर पे आ चुका है।
और इसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, 15.7%। और इस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2037-40 आते आते भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, अभी इंडिया में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका का होता है, जो लगभग 4 लाख करोड़ का है। और इंडिया में अभी टोटल कंपनी मिला केवल 26,000 करोड़ का है, इसलिए मौका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब हम 6 बेसिक पे बात करेंगे। आखिर हम ये भी जान गए कि आरसीएम क्यों करें, आरसीएम का भविष्य क्या है। अब संक्षेप में 6 बेसिक भी बात कर लेंगे और नियत टाइम पे ही मीटिंग समाप्त होगी। पहला है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम इस्तेमाल करें। अगर टाटा वाले मारुति कार पे चढ़े तो कोई टाटा खरीदेगा। उसी तरह जब हम इस बिजनेस में कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदें तो कोई फिर आरसीएम क्यों ज्वाइन करेगा। तो आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज विथ नो एक्सक्यूज, और लोगों को बताएं, क्योंकि ये हम लोग ऑल ऑफ वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आरसीएम कंपनी। क्योंकि आरसीएम जो पैसा देती है ना, वो बताने का ही तो देती है, और क्या है। हम लोगों को प्लान देते हैं, मतलब बता रहे हैं, मीटिंग लेते हैं बता रहे हैं, प्रोडक्ट डेमो देते हैं बता रहे हैं। मतलब पीपीपी, प्रोडक्ट प्लान पेआउट, सारा में तो प्रोडक्ट ही है। तो प्रोडक्ट को बताना इस बिजनेस की बहुत, और दिल से खा के। देखिए, बाहर की दुनिया में जो भी सेलिब्रिटी होते हैं वो बिना यूज किए, ऐश्वर्या राय लक्स यूज नहीं करती है, उनके कुत्ते भी यूज नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी वो लक्स के बारे में बताती है। अब सोचिए, अभी विमल साहब का गुटखा का शाहरुख खान प्रचार करते हैं, क्या वो विमल साहब गुटखा खाते होंगे? नहीं खाते हैं, लेकिन आरसीएम खा के बताते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, जानने वालों को बताते हैं। तो बताना बहुत जरूरी है। और सेकेंड है, अपने सपनों प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं, जो अभी भी हम चर्चा किए थे। जब भी आप लोगों को ज्वाइन करें, अपना तो बनाए ही, अपने सपनों का एक कॉपी में ड्रीम का होना चाहिए, दूसरे में प्रोस्पेक्ट का लिस्ट होना बहुत जरूरी है। और लिस्ट बढ़ते रहना चाहिए। कैसे? जब हम लोगों को नए लोगों से मिलते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखते जाइए। तो अपना भी बनाना है, एक नए लोगों को भी बनाना है। और तीसरा क्या है? लोगों से संपर्क करें, उन्हें आमंत्रित करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संपर्क करने के कई विधि होते हैं। एक फेस टू फेस जाके संपर्क करना होता है, फिर व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, ये सारे मोड है, जूम के थ्रू। तो संपर्क करना, क्योंकि मोर कॉन्टेक्ट मोर बिजनेस, कॉन्टेक्ट का ही बिजनेस है। चाहे कॉलिंग से करें, व्हाट्सएप से करें, चैटिंग से करें, जैसे भी करना हो, चाहे जाके मिले। तो कांटेक्ट से जितना हम कांटेक्ट करेंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। नो जो बोलता है वो भी बिजनेस बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो प्यारे साथियों, कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगला है बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं। तो बिजनेस प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। और अगर देखिए, कहा गया कि मोर प्लान मोर बिजनेस। एक बार आदरणीय राकेश शर्मा सर का हम सेमिनार देख रहे थे, सर के लिए भी क्लैपिंग हो। वो बता रहे थे कि एक बार हम अपने सीनियर से पूछे कि सफलता का सबसे बड़ा, आरसी में सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। उन्होंने बोले 3 राज है, क्या जानना चाहेंगे? तो बोले हम बताइए। बोले पहला राज है कि प्लान दिखाना। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात। बोले कि दूसरा सर बताइए। तो बोले कि प्लान दिखाना। तो राकेश शर्मा सर को हुआ लगता है कि भूल गए हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं बोले। बोले ठीक है सर, तीसरा प्लान, तीसरा बताइए राज। तो बोले प्लान दिखाना। बोले सर, पहले में ही वही बोले, दूसरा में ही वही बोले, तीसरा में वही बोले। तो फिर लगता है भूल गए क्या? बोले नहीं 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 नहीं, प्लान 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 इस बिजनेस की आत्मा है। वो जो भी प्लान दिखाएगा वो सब आगे जाएगा। कोई 1,000, स्वर्गीय सतीश पंडित जी बोले, कोई 1,000 प्लान लगातार दिखा दे, इस बिजनेस में वो इमरॉल अचीवर बन सकता है। अगला है 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करें। जब भी लोगों को बताते हैं, अगर उस समय बोलते हैं सोच के बताएंगे, विचार के बताएंगे, तो इसका मतलब वो पत्नी से पूछना चाह रहे हैं, पत्नी का परमिशन लेना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, 48 घंटे के बाद फिर दोबारा चले जाइए। और बत सर बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर 3 बार फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी एक नए व्यक्ति को प्लान दिए हैं और 3 बार मिलने चले गए, तो 90% केस में ज्वाइनिंग पड़ जाती है। लेकिन ज्यादा दिक्कत आती है कि हम जब प्लान दिखाते हैं, नो बोलते हैं, गुस्सा से हम फिर जाते ही नहीं। तो कहा गया कि जैसे एक पत्थर को तोड़ना हो, आप 10 बार हथौड़ी मारी, 15 बार मारी, नहीं टूटा, 99 बार नहीं टूटा, लेकिन 100वें बार में टूटा। इसका मतलब ये नहीं है कि 100वें बार में टूटा। जब हम पहला मारे थे, दूसरा मारे थे, तो जो उसका एटम था, मॉलिक्यूल था, धीरे धीरे ढीला हुआ। जब पेड़ काटते हैं, एक बार मारे कुल्हाड़ी, 2 बार नहीं कटा, और 10वीं बार में कटा, इसका मतलब 9 जो प्रयास था और सब मैंने वो बेकार नहीं गया, पेड़ थोड़ा थोड़ा कटना शुरू हो गया था। तो जब एक बार प्लान दिखाते हैं, दूसरी बार मिलते हैं, तीसरी बार मिलते हैं, धीरे 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 कटते कटते फिर वो कट जाएंगे, आ जाएंगे। तो प्यारे साथियों, 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग करें और 6 बेसिक से शुरू करें, यही तो है। आप उनको जब ज्वाइन कराएं तो यही 6 बेसिक उनकी एक कॉपी में लिख के उनको एक एक चीज को एक्सप्लेन करिए कि सफलता के लिए ये चीजें फॉलो अप करना पड़ेगा। कि 6 बेसिक इस बिजनेस की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है।
और अगर हम इस 6 रेशियो को खुद फॉलो करें और टीम को कराएं तो कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। अब देखिए कुछ महान पुरुष जो सफलता के लिए क्या होता है, सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को जान लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, अचानक बोले। और ये समय आ गया है सितंबर का, जो पटना उज्जवल पाटनी सर का प्रोग्राम है और न्यूट्री चार्ज का हम लोग प्रोग्राम करके इस समय देखिए क्या होता है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अगर मान लीजिए यही हमारे दिमाग में आए फिर अगले साल मार्च में, तो ये मौका है। हर साल क्या होगा, उज्जवल पाटनी सर का एक नया व्यक्ति, यहाँ जितने बैठे हैं ना, वो अगर इस पे काम करें रॉयल्टी हो सकते हैं। कैसे? 30 लोगों को केवल अगर 15,000 करा दे, 4,50,000, अपना 15,000 कर ले, 4,65 हो गया कि नहीं, रॉयल्टी डन हो गया कि नहीं। 30 लोगों को अगर ये बताए, पहले कुछ नहीं बताया, बोलिए कि उज्जवल पाटनी सर का 30,000 लगता है, आपको भी करीब 20,000 लगेगा, चलिए उनका प्रोग्राम देखने। पहले कुछ मत बताइए, तो वो बोलेंगे ठीक है, तो पहले तैयार हो जाएंगे, ठीक है 20,000 में आप थोड़ा सा उनको उनका वीडियो प्रोग्राम दिखाइए, जीवन बदलने वाली वीडियो, लाइफ एक्स, तो ये सब दिखा के बोलिए देखिए अब एक आपको स्कीम भी मैं बता रहा हूँ, आपको 20,000 का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा न्यूट्रिशन का। और इसके लिए 8 PM में प्रोग्राम दिखाना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन पे डेली प्रोग्राम होता है। इस तरह अगर हम 1-2 महीना 8 PM में बहुत सारे नए लोगों को जोड़ते हैं, न्यूट्रिशन खाएंगे भी और न्यूट्रिशन का विश्वास बढ़ेगा, इस तरह हम 15,000 भी आराम से करा सकते हैं। कि समय का बहुत बड़ा है। अगला है, अब्राहम लिंकन बोले कि दुनिया में कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर दृढ़ इच्छा हो। अब्राहम लिंकन का जब आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उनके पिताजी 3 साल के थे तो मर गए थे और माताजी लकड़ी बीन के लाती थी, और लेकिन इनके सपने बड़े थे। इनके कोई भी आधिकारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। एक बार क्या हुआ, ये पढ़ना चाहते थे लेकिन किताब के पैसे नहीं थे, तो एक नदी जहाँ रहते थे, नदी बीच में थे और उस पार एक वकील साहब रहा करते थे। किसी ने ये बोला वकील साहब को कि एक लड़का पढ़ने का इच्छुक है और वो किताब पढ़ना चाहता था, तो बोले ठीक है मेरे घर का काम करेगा तो मैं किताब पढ़ने के लिए दूंगा। और डेली नदी तैर के जाते थे, किताब पढ़ा करते थे, उनके घर का काम किया करते थे। फिर इन्होंने धीरे 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 अपने पॉलिटिकल रुचि और देश में जो अमेरिका की दास प्रथा था, जहां लोगों को खरीदा बेचा जाता था, जंजीर में बांध के रखा जाता था, इससे बहुत दुखी हुए और इन्होंने कसम खाई कि नहीं मुझे राष्ट्रपति बनना है और दास प्रथा को मिटाना। इतना लो प्रोफाइल के व्यक्ति जब ठान लेते हैं, 16 बार फेल हुए, लेकिन अंत में इन्होंने ये राष्ट्रपति बने और दास प्रथा को मुक्त भी किए, इसलिए इनको गोली भी मारी गई। इस तरह व्यक्ति जब ठान लेता है तो दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकता है। और अमिताभ बच्चन क्या बोले हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी बल बोलिए, आप लोग हमारे साथ रिपीट करिए, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और एक लास्ट में एक वीडियो और लास्ट में देखिए ये 2007 में, चलिए जब युवराज सिंह 6 बॉल पे 6 छक्का मारे थे और टी ट्वेंटी विश्व कप था, इंग्लैंड के विरुद्ध था। कितना रोमांचक ही मैच है। That's huge. That is a biggie. It's out of here. 6 ball. Just a flick of the wrist. This is in the air again. There's Longo. 3 in a row. It doesn't. It's 4 in a row. 5. Yes! Last ball of the innings. And he's put it away. Or has he? Yes! Into the... तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने देखा कि 6 बॉल पे भी 6 छक्के लगाए जा सकते हैं और आरसीएम इतना आसान है। इसमें हमारे गुरुजनों का सहयोग मिलता है, डाउनलाइन का सहयोग मिलता है, कंपनी का मिलता है, प्रोडक्ट का मिलता है, पीयूसी का मिलता है। और कितना आसान बिजनेस है। बस एक चीज दिमाग में ठानना है, जिस तरह कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ था, कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ था, रावण को मारने के लिए राम का अवतार हुआ था, देश को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी पैदा लिए थे, उसी तरह भारत को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए टीचर से आए हैं और उनके साथ कंधे में कंधे मिला के हम लोग भारत की आर्थिक आजादी में भाग लेंगे। और एक मौका मिला है जिससे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और जो अपने आप को प्रूव कर सकता है इंप्रूव भी कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए माइक हैंडओवर करता हूं परम आदरणीय ब्रह्मश्री को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार, एक बार देंगे आप लोग। बहुत शानदार सर, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट।
एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर, सुपर बहुत शानदार। और आज का मीटिंग का समापन करने के लिए आज हम लोग के बीच में कहीं से डबल रोड में आवाज आ रहा है। किन्हीं का डबल माइक है। हाँ, तो आज मीटिंग का समापन करने के लिए आज हम लोग के बीच में नॉलेज ऑफ आरसीएम रेस्पेक्टेड बबलू सर है। आज बबलू सर ही मीटिंग का समापन करेंगे, नारा लगाएंगे। सर आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागतम है बबलू सर। बबलू सर चलिए नहीं है तो हम आज थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। मैं गीता मौर्य, बबलू सर की वाइफ, और आज मनोज सर जी का बहुत ही लाजवाब शानदार बताया गया, बहुत ही अच्छा। मैं पूरा नोट की हूँ और पूरा वीडियो बनाई हूँ, बहुत अच्छा। जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है उसको कोई मुश्किल रोक नहीं सकता। थैंक यू सर, जय आरसीएम। नारा आप ही लगा दीजिए मैडम, नारा आप ही लगा दीजिए। नारा क्या रहेगा? जुलाई का वादा जून से ज्यादा। हाँ, सभी लोग थोड़ा जोर जोर से बोलेंगे आप लोग। जुलाई का वादा जुलाई जून से ज्यादा। जुलाई का वादा जून से ज्यादा। जुलाई का वादा जून से ज्यादा। जुलाई का वादा जून से ज्यादा। आवाज नहीं है, बहुत लोग बोल रहे हैं, सुशील सर बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। जुलाई का वादा जून से ज्यादा। जुलाई का वादा जून से ज्यादा। जुलाई का वादा जून से